Hello, friends. Welcome to my channel, Passion Education. दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे PYQs की सीरीज़ में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, PYQs की सीरीज़ के अंदर हमने कंप्लीट किया GPSC क्लास 1-2 का प्रीवियस ईयर का एक पेपर जो कि कंडक्ट कराया गया था 7/1/24 को, एडवर्टीजमेंट नंबर 47/2023-24 का। और उसे कंप्लीट करने के बाद बहुत ही डिटेल्ड वे में हमने उसे कंप्लीट किया है। एक एक क्वेश्चन को इतने टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ करके ऑप्शंस के अंदर से जितने कॉन्सेप्ट निकाल सकते थे, ताकि अगर उस क्वेश्चंस के आसपास रिलेटेड कितनी भी डेप्थ में जाकर के उससे रिलेटेड दोबारा क्वेश्चन आए ना, तो आप बिना हिचकिचाए, बिना किसी कन्फ्यूज़न के टिक करके आए, और सब टिक करके ना आए, 100% करेक्ट करके आए। तो जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, हमारी तैयारी इस ज़ोर शोर से चल रही है, दिशा में चल रही है कि एग्ज़ाम क्लियर करना है। और उसी गति को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करने जा रहे हैं GPSC क्लास 1-2 का पेपर 8/1/23 को जो कंडक्ट कराया गया था उसका पेपर 2 डिस्कस करेंगे दोस्तों आज की सीरीज़ में। जिन्होंने भी 7/1/24 को कंडक्ट कराया गया पेपर 2 का पूरा सॉल्यूशन नहीं देखा है और तैयारी कर रहे हैं आप क्लास 1-2 लेवल की, तो प्लीज़ जाइए और उसे देखिए। सच में सारे ही वीडियोस देखने के बाद आपको लगेगा आपने जितनी चीज़ें पढ़ी थी ना, वो सारी चीज़ें वहाँ रिवाइज हो जाएगी, बहुत कुछ जानने मिलेगा, बहुत सारे जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। एंड PYQs को फॉलोज करने से आपको एक दिशा मिल जाती है कि किस दिशा में आपकी तैयारी जानी चाहिए। अब क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं PYQs के सेशन को जैसे ही मैं शुरू करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि आपके अंदर एक मोटिवेशन भर दूँ, ताकि आधे घंटे का जो टाइम है ना, वो जब आप पढ़ें तो फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ। वैसे तो मेरा मानना ये है कि मोटिवेशनल एक्सटर्नल नहीं होता है, इंटरनल होता है। किसी और की बातों से प्रभावित होकर के अगर आप आधा घंटा पढ़ भी लेते हैं तो वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक लास्ट नहीं करेगा, तो वो चीज़ आपके अंदर से आनी चाहिए। बट वो कहते हैं ना, कभी कभी अगर कोई और भी बोल देता है तो हमारे कानों में वो आवाज़ गूंजती रहती है। मैं बस यही कोशिश करती हूँ कि जब मैं वो शब्द बोलूँ तो शायद कोई बच्चा हो, अगर कोई भी किसी अपनी आवाज़, उसकी गट फीलिंग बहुत बंद हो चुकी हो क्योंकि आसपास के लाउड बहुत ज़्यादा हो, तो मेरी बातों से प्रभावित या कोई भी एक लाइन उसे वो फील करा दे जो उसके अंदर ऑलरेडी चल रही है। मुझे बेशक पता है कि अगर आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं, इस तैयारी में लगे हुए हैं, तो आपने मेरे कहने से नहीं शुरू किया है, मेरे कुछ कह देने से आपका मतलब बहुत इफ़ेक्ट पड़ जाएगा या आप मोटिवेटेड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और मैं जानती हूँ वो मन में आपकी बात चल रही है, बट आसपास की नेगेटिविटी से आप घिर जाते हैं। तो इससे मैं सोचती हूँ कि शायद कुछ ऐसी बातों से जो मैं कहूँ या जो मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ वो मैं कहूँ, और आपको आप उससे रिलेट करके आप अपने मन की आवाज़ को वापस से जागृत कर सकें। सो आज मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देने के लिए कुछ दिखाना चाहूँगी आपको। सो दोस्तों, जितने भी एस्पिरेंट्स GPSC क्लास 1-2 लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी सीट बेल्ट बांध लेनी है और तैयारी की स्पीड बढ़ा देनी है। क्योंकि आप देख सकते हैं गुजरात जाहिर सेवा आयोग के द्वारा, ये जी यानी जो हमारा गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके द्वारा 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। बहुत सारी भर्तियों के साथ आपकी जो मन पसंदीदा यानी आपकी जो फेवरेट भर्ती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इसका जो नोटिफिकेशन आएगा दिसंबर में आएगा, 100 वैकेंसीज़ के साथ। आप देख सकते हैं अप्रैल 26 में इसकी प्री कंडक्ट कराई जाएगी, जून 26 रिजल्ट, एंड सितंबर 2026 तक में पूरी पूरी आशा है कि आपके मेंस होंगे। सो दोस्तों, जिन लोगों का भी सपना है ना कि ये जो 100 वैकेंसी निकली है उसमें से एक सीट आपकी अपनी है, और अगर कुछ भी डाउट आ रहा है ना कि अरे भाई नहीं हुआ, तो उस डाउट को मन से हटाने का टाइम है अभी आपके पास, और वो तभी हटेगा जब आपकी तैयारी जम के होगी।
आपने तैयारी जम के की होगी तो मैदान में उतरने के बाद डर किस चीज़ का होगा। सो चलिए अपनी इस गति को और गतिमान इसकी गति बढ़ाते हैं दोस्तों। ओह बहुत ज़्यादा गति हो गया। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ से वाकिफ़ कराना चाहती हूँ कि जीपीएससी कमीशन के द्वारा 2024 का जब कैलेंडर जारी किया गया था, तो वहाँ पे भी हमारी क्लास 1 टू लेवल की जो भर्ती बताई गई थी, उनके हिसाब से था कि भाई 164 वैकेंसीज आएगी। दिसंबर 2024 के अंदर नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। देखते हैं बच्चों कि क्या रहता है आने वाले किस टाइम पे देखने को ये मिल सकता है। चीज़ें डिले होती रहती है, बट आपको अपनी जो तैयारी है ना उसे छोड़ना नहीं है, लगे रहना है दोस्तों, क्योंकि आपका सपना है अपने टारगेट तक पहुंचना। और जब आपका टारगेट बहुत क्लियर है तो उससे फोकस बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन की शुरुआत के पहले भाई जितने भी भाई बंधु, जितने भी एस्पिरेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स व्यूवर्स हमारे चैनल्स पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल वही रिपीटेड लाइन होने वाली है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज पैशन एजुकेशन लगा हुआ है आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए, बाकी आपकी इच्छा है दोस्तों। वैसे चलिए अभी नहीं बताती हूँ, एंड में बताऊंगी कि क्या सरप्राइज हमारा चैनल आपके लिए ले करके आने वाला है। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वर अंडरटेकन अंडर वॉशिंगटन कंसेंसस। सो यहाँ पे दोस्तों वॉशिंगटन कंसेंसस को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। अब वॉशिंगटन कंसेंसस के अंदर ये चीज़ों में से, दिए स्टेटमेंट्स में से कौन सा आता होगा वो वही क्लियरली बता पाएगा। अगर तुक्का भी लगाना हो कि भाई आपने सारे ही प्रिंसिपल याद नहीं रखा है, बट अगर आपको ये भी याद है ना कि किस चीज़ से रिलेटेड था, क्या कॉन्सेप्ट था, तो भी शायद आप गेस कर सकते थे। हम समझेंगे इसे। यहाँ पे फिलहाल देखते हैं ऑप्शंस। प्रमोशन ऑफ कैपिटलिज्म, ओपनिंग ऑफ इकोनॉमीज, प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी, 1, 2 एंड 3। दोस्तों अगर मैंने आगे नहीं बताया तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, हम ये पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। 8/1/23 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी उसका पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। वॉशिंगटन कंसेंसस, it refers to set of broadly free market economics idea supported by prominent economists in international organizations such as IMF, World Bank, European Union and United States of America. It was drawn from the advice of John Williamson. It minimized state role in economy and pushed an aggressive free market agenda of deregulation, privatization and trade liberalization. इट पेव द वे फॉर डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न स्टाइल कैपिटलिज्म। तो दोस्तों यहाँ पे जो मार्केट, फ्री मार्केट की बात की जा रही है, आप 10th स्टैंडर्ड का अगर जीएसईबी बोर्ड का भी अगर आप एसएस की बुक उठा लेंगे ना, तो वहाँ पे डिस्कस किया जाता है 15-16 चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ मार्केट, जहाँ कैपिटलिस्ट मार्केट के बारे में बात की जाती है, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। ठीक है, तो वहाँ पे जब आप कैपिटलिस्ट मार्केट पढ़ते हैं तो फ्री मार्केट का डिस्कस किया गया है, जहाँ पे गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होगा वो काफ़ी कम रहेगा एंड जो मार्केट है वो कंपटीशन के आधार पे आगे बढ़ेगा। यानी गवर्नमेंट का जितना रोल हो सकता है कम, उतना कम करने की कोशिश। तो वही बात यहाँ पे वॉशिंगटन कंसेशन के अंदर की गई है। अब हम इनके प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं। अगर आपको ये क्लियर हो जा रहा है कि वॉशिंगटन कंसेंसस किसके रिलेटेड है, फ्री मार्केट इकोनॉमी के बढ़ावा देने के लिए है, प्राइवेटाइजेशन, जितनी भी प्राइवेट सेक्टर हैं वो आगे आए, ये है, इन चीज़ों के रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे से बिल्कुल गैस वर्क करके करेक्ट कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ कैपिटलिज्म देख लिया, ओपनिंग ऑफ इकोनॉमीज, प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लो गवर्नमेंट बोरोइंग, गवर्नमेंट की बोरोइंग कम होगी ऑफकोर्स, क्योंकि हम चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर अपना रोल प्ले करे। रीडायरेक्शन ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग फ्रॉम सब्सिडीज टुवर्ड ब्रॉड बेस्ड प्रोविजन ऑफ की प्रो ग्रोथ। Thirdly, tax reform, positive interest rate, competitive exchange rate, trade liberalization, liberalization of inward foreign direct investment, privatization of state enterprises, deregulation, legal security for प्रॉपर्टी राइट्स। सो दोस्तों ये सारे ही जो प्रिंसिपल है ना, ये फ्री मार्केट को बढ़ावा देने के लिए हैं। आप देख रहे हैं डीरेगुलेशन, लीगल सिक्योरिटी फॉर प्रॉपर्टी राइट्स,
प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एंटरप्राइज, एफडीआई को बढ़ोतरी देना, ये सब इस तरफ पे ध्यान खींच रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वॉशिंगटन कंसेंसस कैपिटलिज्म यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी से डील करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। विद रेफरेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड करेक्टली। इतना आसान सा सवाल हो सकता है क्या कि यहाँ पे नंबर दे दिया गया है एसडीजीज़ का और आपको बताना है कि ये करेक्ट है कि नहीं। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक तो मान लीजिए एग्जाम्स में आते ही रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जीपीएससी का तो मान लीजिए फेवरेट टॉपिक है, हमने 2024 का जो पेपर डिस्कस किया उसमें भी कई बार आ चुका है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी, यानी जेंडर इक्वालिटी 15 नंबर पे नहीं आता है, 5 नंबर पे आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा किसे जाता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। सो डेवलपमेंट विच मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। यानी हमें डेवलपमेंट तो करना है बट कुछ इस तरीके से कि हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड को सेटिस्फाई करें बिना फ्यूचर जनरेशन की नीड को हैम्पर किए हुए। This most widely accepted definition of sustainable development was given by Brundtland Commission in its report Our Common Future। ये भी आपको ज़रूर से याद रखना है दोस्तों, कमीशन और उनके किस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी। टू ब्रिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इन द मेन स्ट्रीम, यूनाइटेड नेशन लॉन्च 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इससे मैंने आपको कहा कि 2030 तक तो ये भाई परमानेंट हैं, बने रहने वाले हैं। दिस यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा एम्स टू स्पर एक्शन दैट विल एंड पॉवर्टी एंड बिल्ड अ मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर। कितने गोल्स है? 17 गोल्स है, 169 टारगेट्स हैं जो कि 2030 तक अचीव करना है। रीचिंग द गोल्स रिक्वायर एक्शन ऑन ऑल फ्रंट्स by government, business, civil society, people everywhere all have to play a role. SDGs are not legally binding। जिन्होंने SDG के बारे में अभी तक पढ़ा नहीं है ना, देख लीजिए ये बाइंडिंग नहीं है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। सो दोस्तों आपको ले लेना है इसका स्क्रीनशॉट और अपने नोट्स में इनका प्रिंट कर लेना है और उन्हें बार बार रिवाइज करते रहना है, क्योंकि एक मार्क अगर आपको एक क्वेश्चन इतनी आसानी से सॉल्व होकर के मिल जाए और ये एसडीजीज आपको मेंस के आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्प करेंगे। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 1 नो पॉवर्टी, नंबर 2 ज़ीरो हंगर, नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन, नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी, 6 clean water and sanitation, 7 affordable and clean energy, 8 decent work and economic growth, 9 industry innovation and infrastructure, 10 reduced inequalities, 11 sustainable cities and communities, 12 responsible consumption and production, 13 climate action, 14 life below water, 15 life on land, 16 peace, justice and strong institutions, 17 partnership for goal। क्वेश्चन नंबर 3 सूरज धारा योजना, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई थी, ठीक है, न्यूज़ में इतना था तो उस टाइम पे ये पूछ लिया गया था। अब ज़्यादा डिटेल में स्टेट स्पेसिफिक स्कीम नहीं पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स आपको पढ़ना है। एंड गुजरात स्टेट की जितने भी स्कीम्स आती है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। हाँ, कोई दूसरे स्टेट्स की अगर स्कीम है और बहुत ज़्यादा अच्छा उसको कुछ इम्पैक्ट हुआ है तो वो आप ज़रूर से पढ़िएगा। बी यहाँ पे आंसर हो जाता है करेक्ट, बी एक्सचेंज ऑफ सीड्स। क्वेश्चन नंबर 4 JNNURM is concerned with improving which of the following? So your correct option is D urban infrastructure। आइए दोस्तों जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के बारे में जानते हैं। सो ध्यान रखिएगा ये पहला फ्लैगशिप स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 2005 में। ये इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के द्वारा। 2 कंपोनेंट्स कवर करता है ये मिशन, फर्स्टली बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर और सेकेंडली इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट एम्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड बेसिक सर्विसेज, इनिशियली फॉर 7 ईयर और इसको 2015 तक एक्सटेंड किया गया था। उसके बाद इसको कंटिन्यू किया गया एज अमृत मिशन, दैट इज अटल मिशन फॉर रीजनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 5
द concept of urban corridors are concerned with, सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, दैट इज एक्सपांडिंग अर्बन फंक्शंस। आइए दोस्तों, अर्बन ये जो वर्ड है इससे रिलेटेड कितने अलग अलग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर थोड़ी बातें कर लेते हैं, यानी उसके टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। एन अर्बन कॉरिडोर इज अ पैटर्न ऑफ अर्बन सिस्टम दैट डेवलप अलॉन्ग ट्रांसपोर्ट रूट कनेक्टिंग मेजर अर्बन हब्स, और इससे यहाँ पे बात की जा रही है एक्सपांडिंग अर्बन फंक्शन। अर्बन स्प्रॉल क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज अ रैपिड एक्सपांसन ऑफ जियोग्राफिक एक्सटेंट ऑफ सिटीज एंड टाउन, ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय लो डेंसिटी रेसिडेंशियल हाउसिंग, सिंगल यूज जोनिंग and increased reliance on the private automobile for transportation, combined with a lack of public transport which is in high demand for land. In India, with an unprecedented population growth and migration, and increased population and urbanization is an underwent. दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस लीव्ड बाय द ग्राम पंचायत? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी, टैक्स ऑन लोकल फैट्स ऑफ द मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 7, द सेज एक्ट 2005 which came into effect in February 2006 has certain objective. In this context, consider the following: 1. Development of infra facilities. Secondly, promotion of investment from foreign source. Third, promotion of export of services only. जब भी दोस्तों ऐसा स्टेटमेंट हो ना जहाँ पे सर्विसेज ऑनली यानी ऑनली दे दिया जाए, एक्सट्रीम चीज़ें कर दी जाए, तो आपको आंसर टिक करने से पहले 2 बार आपको यहाँ पे गैस वर्क नहीं चल सकता, यहाँ पे आपको थोड़ा सोच करके करना होगा। यानी यहाँ पे ज़रूरी है कि आपको सेज एक्ट के बारे में पता हो, क्यों गवर्नमेंट ने लाया है, क्या इसका पर्पस है, ये बिल्कुल सही से पता हो, तभी आप इसको टिक कर सकते हैं। सो दोस्तों, सेज का फुल फॉर्म हो जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इट इज़ अ टेरिटरी विद इन अ कंट्री दैट इज टिपिकली ड्यूटी फ्री, यानी यहाँ पे फिजिकल कंसेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड इज अ डिफरेंट बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज चीफली टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। सेज आर क्रिएटेड ऑल्सो टू बेटर एडमिनिस्ट्रेट दिस एरिया, thereby इंक्रीजिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रख लेनी है कि सेज बनाए गए हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। तो आपका सवाल होना चाहिए कि मैम ये सेज अलग से क्यों क्रिएट किए जा रहे हैं, पूरे इंडिया में यही चीज़ क्यों नहीं हो सकती है, मतलब क्या अलग है वहाँ पे, क्या ऐसा अलग हो जाने वाला है? तो सेज एक पर्टिकुलर रीजन है, जियोग्राफिकल रीजन, यहाँ पे कंसेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी वहाँ पे जाकर के कंपनीज अपने सेटअप, अगर उसी रीजन में, पर्टिकुलर रीजन में जाकर के कंपनी सेटअप करते हैं अपने आप को, ट्रेड को बढ़ावा देने के रिलेटेड काम करते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ड्यूटी फ्री एंड बहुत सारे इस तरीके से फिजिकल कंसेशन देते हैं। अगर बात करें एशिया के पहले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के बारे में, तो उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में एट कंडला, गुजरात। Most important thing to remember, that is Asia's first EPZ was established in 1965 at Kandla, Gujarat. While this EPZ had a similar structure to SAIS, the government began to establish SAIS in 2000 under the foreign trade policy. ये भी आ सकता है आपको, किस पॉलिसी के तहत ये शुरुआत की गई थी? तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, to readdress the infrastructural and bureaucratic challenges that were seen to have limited the success of EPZ. तो सबसे पहले EPZ शुरू किया गया था और उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ लैक कर रहा था, कुछ चैलेंजेस था, जिससे उभरने के लिए गवर्नमेंट सेज लेकर के आती है। सो मुद्दा तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट जो पर्पस रहता है वो चीज़ यही रहती है कि भाई किस तरीके से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हम लेकर के आएंगे, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे, ट्रेड को बढ़ावा देंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। दोस्तों सेज ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि कई बार जीपीएससी के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा, बाकी कितने सारे जो हमारे सर्विस कमीशंस हैं उनके द्वारा इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बने हैं। एंड बाकी की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पे वन लाइनर पूछे जाते हैं, तो इन एक्ट्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे यहाँ पे इतने ज़्यादा डिटेल में ले लिया जाए कि अगर आपको कभी मेंस में भी ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से उसे लिख सकते हैं समझ करके। द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट वॉज पास्ड इन 2005 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 2006.
However, seas were operational in India from 2000 to 2006 under the foreign trade policy. तो यानी भले ही वो 2005 में उसका एक्ट लेकर के आया गया, बट 2000 से ही शुरू कर लिया गया था अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत. इंडिया सेज वर स्ट्रक्चर क्लोजली विथ चाइना सक्सेसफुल मॉडल. हाँ दोस्तों, EPZ हमारा भले ही 1965 में कंडला में शुरुआत हो गई थी, बट चाइना जो सेज के मॉडल पे काम कर रहा था, उनके सक्सेस को देखते हुए ही हमारे गवर्नमेंट ने इस मॉडल को रेडी किया था. प्रेजेंटली 379 seas आर नोटिफाइड, आउट ऑफ विच 265 आर ऑपरेशनल. अबाउट 64 ऑफ seas आर लोकेटेड इन 5 स्टेट. डू रिमेंबर द स्टेट नेम्स? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र एंड महाराष्ट्र. जब कोई भी इतने इम्पॉर्टेंट मुद्दे को लेकर के कोई कमेटी का नाम आ जाता है, वो याद रखना भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है. बाबा कल्याण कमेटी. एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं जहाँ पे एक साइड दे दिया जाता है कमिटीज़ का नाम और दूसरी साइड दे दिया जाता है इन चीज़ों के लिए उन्होंने रिकमेंड किया है. तो ये उस चीज़ों के लिए ध्यान में रखिएगा कि बाबा कल्याण जो कमेटी है वो सेहत से रिलेटेड है. सो द बाबा कल्याणी लेड committee was constituted by Ministry of Commerce and Industry to study the existing sales policy of India and had submitted its recommendation in November 2018. दोस्तों आई एम वेरी श्योर जब मैंने आपको इसका ऑब्जेक्टिव बताया कि ईज़ ऑफ डूइंग यानी बिज़नेस को, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस लेकर के आना है, ट्रेड बढ़ावा देना है, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है, तो आप सब सोच रहे होंगे ये होगा कैसे, सेज में ही जाकर के क्यों, क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है. सो बात कर लेते हैं मेजर इंसेंटिव्स एंड फैसिलिटीज़ दैट आर अवेलेबल टू सेज. ड्यूटी free import, domestic procurement of goods for development, operation and maintenance of SEZ units, exemption from various taxes like, देखिए कितना बड़ा फ़ायदा होगा, फिजिकल कंसेशन मिलने वाला है, बहुत सारे exemptions from taxes as income tax, minimum alternate tax, etc. External commercial borrowing by SEZ units up to $500 million in a year without any maturity restriction through recognized banking channel, and single window clearance for central and state level approvals. So ये सारे फ़ायदे उन यूनिट्स को मिलेगा जो सेल्स वाले लोकेशन में जाकर के अपने यूनिट्स को सेटअप करते हैं. होप सेल्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा. फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछिएगा दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following industrial policies has abolished with a few exceptions the industrial licensing? So यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है C, दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991. दोस्तों हम बढ़ते जा रहे हैं आगे, हमारे 2 क्वेश्चंस और डिस्कस होंगे और उसके बाद हमारे चैनल की तरफ से आपके लिए एक नई शुरुआत वेट करने वाली है. यानी हाँ, आज हम किसी बहुत ही बड़ी चीज़ के अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो बनी रहिएगा एंड तक. क्वेश्चन नंबर 9. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग CPSEs. Which of them are correct? At present there are 11 Maharatna. Currently there are 13 Navratna. The number of Mini Ratna CPSEs is 74. ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नंबर्स के ऊपर पूछा गया है. हो सकता है आप उस जो देख करके गए हो एग्ज़ाम के पहले उन्हें याद हो, बट एक चीज़ आपको ज़रूर से कर लेनी है, ये महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, इनके कैटेगरी किस तरीके से, किस बेसिस पर कैटेगराइज किया जाता है. किसी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उसको कैसे महारत्न का स्टेटस या नवरत्न का स्टेटस मिलता है, मिनी रत्न का स्टेटस मिलता है और क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो पढ़ करके जाना. ये एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इसे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. हालांकि मैंने छोटा सा टॉपिक यहाँ पे भी लिया हुआ है दोस्तों. The Maharatna dispensation was ushered in by the Union government for mega central public sector enterprise to become global giant introduced in 2010. So किसे दिया जाएगा ये महारत्न का स्टेटस? Those companies in which direct पहले तो बात कर लेते हैं CPSE यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज किसे कहा जाता है. Those companies in which the direct holding of central government is 51% or more. तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज उसे कहा जाता है जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग या फिर किसी और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की होल्डिंग 51 या उस
51% या उससे ज़्यादा हो। महारत्न का स्टेटस ग्रांट किया जाता है उन कंपनी को जिनका विच हैज़ रिकॉर्डेड मोर देन 5,000 crore ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर 3 consecutive years, an average annual turnover of 25,000 crore for 3 years, or should have an average annual net worth of 15,000 crore for 3 years. It should also have a global of operation और footprints, तब जाकर के महारत्न का स्टेटस मिलेगा. एंड अ CBSE should also have a नवरत्न status to be listed on an Indian stock exchange. Question number 10. Which of the following statement is or are correct with reference to Indian Railways? First, achieving 100% electrification by 2023-24, a net zero carbon emission network by 2030. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है C 1 and 2. दोस्तों इंडियन रेलवेज के बारे में डिस्कस करने जाए उसके पहले यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन, जिसको मैंने जब मैं 7/1/24 का पेपर 2 डिस्कस कर रही थी वहाँ पे मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाया है कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन किसे कहते हैं. जिनको याद है, जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो फटाफट से कमेंट करके बताएं कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का मतलब क्या होता है. आइए तब तक देखते हैं इंडियन रेलवेज़ के बारे में. इंडियन रेलवेज़ वर इस्टेब्लिश्ड इन 1853 एंड इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क. अगर फर्स्ट रेलवे के बारे में बात करें तो इंडिया में शुरू किया गया था ऑन द स्ट्रेच ऑफ 21 माइल्स फ्रॉम बॉम्बे टू थाने. इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू अकाउंट फॉर 40% ऑफ टोटल ग्लोबल शेयर फॉर रेल एक्टिविटी बाय 2050. Indian Railway have crafted the National Rail Plan for India 2030 to develop a modern railway system. The key objectives of National Rail Plan 2030 are reduce transit time of freight substantially by increasing the average speed of freight trains to 50 km per hour. Create capacity ahead of demand, which in turn would cater to growth in demand right up to 2050. And lastly, reduce the overall cost of rail transportation by nearly 30% and pass on the benefits to the customer. इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स ध्यान में लिए गए हैं, बट जो आपको एग्जैक्टली ध्यान में रखना चाहिए वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है दोस्तों. सो दोस्तों अब बढ़ते हैं उस अनाउंसमेंट की तरफ जो मैं स्टार्टिंग से ही जिस चीज़ को लेकर मैं एक्साइटेड थी, करना चाहती थी. ठीक है, अब इस सरप्राइज़ को आप सभी के सामने प्रेजेंट करने का टाइम आ गया है. सो जी हाँ दोस्तों, पार्शन एजुकेशन के तरफ से आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि करंट अफेयर PYQs की सीरीज़ के बाद अब हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की सीरीज़. हम सभी जानते हैं इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, वैसे तो सभी ही सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सबका अपना अपना अहम रोल होता है. इकोनॉमिक्स जो कॉन्सेप्ट अगर आपकी क्लियर हो तो आप क्वेश्चन सही ही करके आएंगे, इसका अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है दोस्तों. और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की डेप्थ में जा कर के पढ़ें और उसी के साथ साथ अगर हम करंट को भी, स्टैटिक्स प्लस करंट दोनों कवर कर लें ना, तो हमारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट उसको वापस हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है. और हम इस सीरीज़ में इकोनॉमिक्स कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे ना दोस्तों कि आपको मज़ा ही आ जाने वाला है. भाई एक एक कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होंगे कि आप कहेंगे इन्हें दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने इसे पैशन एजुकेशन चैनल पर से पढ़ा है. देखिए दोस्तों, सारी तैयारियां हो रखी हुई है. हम इन कॉन्सेप्ट्स के साथ आज से ही, जी हाँ, आज से ही इस सीरीज़ की शुरुआत करेंगे. सो जितने भी आपके प्रिय मित्र हैं, दोस्त हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, उन सभी के साथ इस खुशखबरी को ज़रूर से शेयर कीजिएगा. वीडियो के लिंक्स ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि सभी उसका फ़ायदा उठा सके. इसी के साथ दोस्तों आपका दिन शुभ हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे.